नमस्कार, मैं गिजेश अपने चैनल प्रवीण कुमार का पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में समझा था, वर्णमाला को एक ट्रिक, बेहद शानदार ट्रिक के माध्यम से समझा था। आज हम लोग वर्णमाला पे आधारित प्रश्नों को समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वर्णमाला से जो प्रश्न आते हैं उनका आंसर हम लोग सही तरीके से दे पाएँ और कम से कम प्रत्येक परीक्षा में, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपीएसएससी के एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी हो, जिसमें वर्णमाला के प्रश्न हमेशा से ही आते रहे हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और हर परीक्षा के लिए 3 से 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहा जाता है? तो आंसर देखिएगा, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो, अर्थात अखंडनीय हो। खंडन का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। जैसे क आप लिखते हैं तो क क्या है? क व्यंजन है और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो वास्तव में क प्लस अ ये होता है क, अर्थात क का हम खंडन, ऐसी ध्वनि जिसका हम खंडन न कर पाए, अर्थात अब इस क का खंडन नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाता है। और इस अ का भी अब खंडन नहीं कर सकते, इसलिए इसे वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण क्या हो गया? ऐसी ध्वनियां जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, वर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्ण को ही हिंदी में ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। वर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, ध्वनि चिन्ह को लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। 41 जो है व्यंजन होते हैं और 11 जो है स्वर होते हैं, दोनों मिला के कितने होते हैं? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है, या वर्णों के क्रमबद्ध रखने के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या अभी हमने आपको बताया कितनी है? 11 है। चलेगा, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? ये कल की वीडियो में सारी चीजें थी, अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंदी में कितने वर्ग हैं? तो हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प। क च ट त प, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इन प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। तो कुल मिला जुला के प्रत्येक वर्ण में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। और कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं। चलिए, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण वे होते हैं जिन्हें मुख के अंदर ही बोला जाता है, हवा मुख में ही रह जाती है, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। य र ल व, ये है य र ल व, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। आगे देखिएगा, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर जो हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, बदाक्षर और मुक्ताक्षर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में कुल 4 वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला प्रश्न, द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो द्विगुण व्यंजन वे होते हैं जिनमें 2 गुण होते हैं और ये 2 होते हैं, ड़ और ड। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ड़ और ड इसके द्विगुण इसलिए हैं क्योंकि ड भी यही है और ढ भी यही है। ड ढ ही ड़ और ढ़ होते हैं,
एक ही व्यंजन दो प्रकार से कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो उस व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, स स और ह। स और ह, ठीक है। तालव्य स होता है और मूर्धा स होता है और श होता है और ह होता है। 4 होते हैं उस व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह में क्या होती है, घर्षण होता है, रगड़ होता है, उन्हें उष्म स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वर वर्ण को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो हिंदी में स्वर वर्ण को 3 वर्गों में बांटा जाता है, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा संयुक्त, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, जिसको बोलने में जो छोटे हों अ ई उ री ह्रस्व होते हैं, दीर्घ बड़े होते हैं और संयुक्त माने जो 2 अक्षरों के से मिलकर बने हों, 2 स्वरों से मिलकर बने हों, उन्हें संयुक्त कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आगे। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, अ ई उ री। ये कई बार पूछा गया है। इन्हीं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो पूछ देगा कि मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ ई उ और री। मूल स्वर कितने हैं? 4 है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ये देख लीजिए, दीर्घ वर्ण स्वर में कितने आते हैं? 3, आ ई और उ। आ ई और उ दीर्घ वर्ण में आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। और अगला संयुक्त स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो संयुक्त में ए, ऐ, ओ और औ 4 आते हैं। तो 4 3 7 और 4 11। कितने होते हैं? 11। तो संयुक्त वर्ण में क्या आता है? ए, ऐ, ओ और ओ। ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 मात्राएं कौन कौन से होती हैं? पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत। ह्रस्व जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, कम समय लगे, वो ह्रस्व होता है। जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ कहते हैं। और प्लुत जिसे बोलने में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत कहा जाता है। आगे, छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं? तो ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है। आगे, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में दीर्घ को गुरु कहा जाता है। तो छंद शास्त्र में ह्रस्व को क्या बोलते हैं? लघु, और दीर्घ को गुरु। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए भी हैं क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वर्णमाला से प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए आगे, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। क का मतलब कंठ, क का मतलब कंठ। तो क का उच्चारण क्या होता है? कंठ। माने क, ख, ग, घ, अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण क्या है? कंठ है। और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। उसी तरह से च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। तो च, छ, ज, झ और इया कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट का मूर्धा होता है। ट का मूर्धा होता है। क, ता, मु, द, ओठ, इसका क, ता, मु, द, ओठ लिख लीजिए। क, ता, मु, द, ओठ इसका क्या है? स्ट्रिक है। क, ता, मु, द, ओठ। तो ट वर्ग का मूर्धा होता है। त वर्ग क्या होता है? दंत होता है। त, थ, द, ध, न दंत से बोले जाते हैं। आगे देखिएगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है?
तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। प फ ब भ म ओष्ठ से बोले जाते हैं। उच्चारण में वायु प्रवेश, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों में दो भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो वायु प्रक्षेप माने बाहर हवा निकलने के दृष्टि से, हवा के बाहर निकलने की दृष्टि से उच्चारण में व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? तो 1, 3, 5 क्या होता है? अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 माने क वर्ग का क, ग और अंगा, ये तीनों क्या हैं? अल्प प्राण है। 1, 3, 5 कैसे याद करेंगे? अल्प प्राण कैसे याद करेंगे? अल्प माने कम, तो सबसे पहला कौन है? सबसे कम होगा, तो सबसे कम क्या है? अल्प प्राण है। उसके बाद एक एक छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है? महाप्राण है। तीसरा क्या है? अल्प प्राण है। चौथा क्या है? महाप्राण है। और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से 1, 3, 5 जो है अल्प प्राण व्यंजन होता है। आगे देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा उष्म वर्ण को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला जो है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए वो महाप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। और सभी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन है? स, स, स और ह। स, स, स और ह उष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने नए व्यंजन हैं? हिंदी में कितने नए व्यंजन हैं? तो हिंदी में कुल मिला के 5 नए व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आ गया, छ को किन 2 वर्णों का संयुक्त व्यंजन है? छ जो है किन 2 वर्णों का संयुक्त व्यंजन है? तो क और स, क और स का संयुक्त व्यंजन कौन है? छ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पूछा है। और इसमें सबसे बड़ी याद रखने वाली चीज ये है कि जब भी हम किसी वर्ग को जैसे क प्लस स करते हैं तो क हमेशा क्या होगा? हलंत के साथ होगा। क हमेशा क्या होता है? आधा होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, ये नहीं कि क स दोनों आधा होगा, हमेशा आधा क्या होगा? पहला। तो ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, त्र किन वर्णों, त्र किन 2 वर्णों का संयुक्त व्यंजन है? तो त्र जो है त और र का संयुक्त व्यंजन क्या है? त। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, त क्या है? हलंत के साथ है। त और र जो है, त और र मिलके क्या बनता है? त्र बनता है। चलिए आगे, ज्ञ किन 2 वर्णों का संयुक्त व्यंजन है? तो ज और इया का संयुक्त व्यंजन क्या है? ज है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ज और इया मिलकर क्या बनता है? तो क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ठीक है, हिंदी में 5 नए व्यंजन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं देखिएगा, हिंदी में छ, त्र, ज्ञ, अड़, अढ़ क्या है? नए व्यंजन हैं। ये 5 क्या हैं? नए व्यंजन हैं, माने सभी संयुक्त व्यंजन और जो दुगुण व्यंजन हैं वो नए व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में 5 अनुनासिक वर्ण हैं। हिंदी में कितने अनुनासिक वर्ण हैं? 5 अनुनासिक वर्ण हैं। अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख और नासिका दोनों होती है। मुख और नासिका दोनों अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किस वर्ग का उच्चारण दांत और ओंठ से होता है? दांत और ओंठ से होता है। तो वह वर्ण का उच्चारण दंथोष्ठ से होता है। इसे दंथोष्ठ भी कहा जाता है। दांत और ओंठ मिला के दंथोष्ठ होता है। तो वह का उच्चारण दंथोष्ठ से होता है।
अगला, किस वर्ग का उच्चारण कंठ और ओठ से होता है? तो कंठोष्ठ से होता है ओ और ओ औ। ओ और ओ औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है, माने कंठ और ओठ से ओ और औ का उच्चारण होता है, दोनों कंठोष्ठ से होते हैं। किस वर्ग का उच्चारण कंठ और तालु से होता है? तो कंठ और तालु से उच्चारण होता है किसका? ए और ऐ का। तो ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य वर्ण क्या है? कंठ और तालव्य वर्ण क्या है? अभी बताए हैं। कंठ और तालव्य वर्ण क्या है? ए और ऐ हैं, जिनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। आगे बढ़ेगा। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहा जाता है। अगला, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये ऊपर भी पढ़ा गया है। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हवा जो है मुख में ही रह जाती है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। माने जिसमें सिर्फ सांस का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वावेल को ही हिंदी में स्वर कहा जाता है। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है क्योंकि इसका अब खंडन नहीं किया जा सकता। ए और ऐ वर्ण को क्या कहते हैं? ये एक बार और भी आया है। ए और ऐ को ही कंठ तालव्य कहा जाता है। हिंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे टिपिकल प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम जो है क के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद ही आता है क्योंकि क और स मिलके क्या बनते हैं? छ बनते हैं। तो क के बाद ही छ का वर्णक्रम आता है। किस वर्ण को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो अर्ध स्वर य को कहा जाता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? य को कहा जाता है। और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई ध्वनि को कहा जाता है। तो ये 50 प्रश्न, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।